क्या है ये जो एक टर्म आता है कि प्रोटीन डीनेचुरेशन, ऑब्वियसली इसका अपोजिट प्रोटीन रीनेचुरेशन भी होगा। प्रोटीन फोल्डिंग्स, तो इसका दूसरा टर्म प्रोटीन अनफोल्डिंग भी होगा। अर्थात कि जो टर्म है उसमें एक टर्म है डीनेचुरेशन और दूसरा टर्म है डीनेचुरेशन। दूसरा टर्म है होल्डिंग, होल्डिंग तो फिर है अनफोल्डिंग। ठीक है, मोड़ना और खोलना। क्या जरूरत है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इस तरह से बदलाव लाने की? हम लोग कह रहे हैं क्या कि प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन स्ट्रक्चर इज सेंसिटिव, सेंसिटिव टू किस किस चीज से सेंसिटिव है ये? सबसे जो पहला है वो है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। सेकेंड पीएच, पीएच किसी मीडियम में है तो वहां का पीएच क्या है उसका सेंसिटिव। तीसरा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किस प्रकार का सॉल्वेंट है उसका सेंसिटिव है। चौथा यूरिया एंड guanidinium hydrochloride, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रो हो गया, हाइड्रोक्लोराइड, इस तरह के केमिकल का सेंसिटिव। इसके अलावा डिटर्जेंट सेंसिटिव, और भी बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं जिसका प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है वो सेंसिटिव होता है। इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जिसका रोल हमेशा हम लोग देखते हैं वो होता है टेम्परेचर, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जब हम देंगे तब देंगे, यूरिया या ग्वानिडियम हाइड्रोक्लोराइड जब हम प्रोवाइड करेंगे तब सेंसिटिव होगा, डिटर्जेंट जब हम प्रोवाइड करेंगे तब सेंसिटिव होगा। बट टेम्परेचर जो है वो ऑल द टाइम फंक्शन एक्टिव रहता है, और पीएच कुछ सर्टेन कंडीशंस में। ठीक है, अर्थात टेम्परेचर जो है वह बॉस है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, जैसी स्थिति रहेगी टेम्परेचर की उसी प्रकार से हम लोग प्रोटीन का जो स्टेटस है वो देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर टेम्परेचर का सेंसिटिविटी क्या है, जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट bonds in the protein structure is labile to या is thermolabile, ये टेम्परेचर के प्रति इसकी जो संवेदना होती है वो काफी ज्यादा होती है। करेक्ट, कि अगर लेस देन 4 डिग्री दे ये इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव प्रोटीन काम करना बंद कर देगा। अभी ठंडी का समय आ गया है और आप देखेंगे कि ठंडी में हाथ जो है अगर ओपन रहे तो हाथ जकड़ जाता है, क्योंकि प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है। हम उसको हाथ को रगड़ के उसे वार्म अप करते हैं। बिटवीन 20 to 40 डिग्री तक मान के चलते हैं। 40 डिग्री ये बड़ा बढ़िया ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम एक्शन ऑफ प्रोटीन्स यहाँ देता है। लेकिन वहीं पर मोर देन 70 डिग्री टेम्परेचर डिग्री अगर इससे आप ज्यादा दें तो प्रोटीन डीनेचर्स, प्रोटीन जो होता है वो डीनेचर करता है। कभी कभी कुछ बच्चे आपस में क्विज खेलते हैं, क्या खेलते हैं कि पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, और अंडे को गर्म करते हैं, अंडे में भी लिक्विड है, उसको गर्म करते हैं तो वो जम जाता है, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है कि जो अंडा का जो मटेरियल है, ठीक है, वो कोलोइड है। क्या है वो? कोलोइड।
और कोलोइड का है कि अगर इसे हीट देंगे तो फिर प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्लॉट कर जाता है, प्रोटीन क्लॉट्स, इसलिए अंडा भी क्या होगा, जम जाएगा। ये जो समझ है, यह समझ तभी डेवलप करता है जब हम उसके स्ट्रक्चर्स के जो केमिकल बॉन्डिंग्स हैं उस पर हमारी विशेष नजर रहे, उसके जो फंक्शन है, उसका क्या स्टेटस है, उस पर हमारा विशेष ध्यान रहे। और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए जब हम लोग कहते हैं कि जो बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शंस है, तो टेम्परेचर या हीट लिख दें, हीट अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्डिंग्स, केमिकल बॉन्ड्स, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड is affected, hydrogen bond and other weak interactions are affected. किसके द्वारा affected होता है? हीट जो होता है इसको अफेक्ट करता है। तो ये भाई ये उसके लिए चैलेंजिंग है। जब भी आप टेम्परेचर बदलेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो प्रॉपर्टीज है वो बदलेगा। इसके अलावा जैसे चेंज इन पीएच, अगर पीएच में चेंज करते हैं तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेटस ऑफ प्रोटीन्स। ऐसा क्यों हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेटस में बदलाव आ जाएगा अगर हम पीएच में चेंज करेंगे? कुछ तो कारण होगा। क्यों भाई, क्यों चेंज हो जाएगा? तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हम देखें कि एसिडिक पीएच पर प्रोटीन में किस तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर बेसिक पीएच हो तो नेगेटिव चार्ज। अगर सोचिए कि पीएच हम बदल दें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेटस है वो भी बदल जाएगा। अगर एसिडिक पीएच पर जहां पर पॉजिटिव चार्ज काफी है, अगर उस पीएच को हम बेसिक पीएच में ले आए तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। आप सब लोग को ये चीज हम बताए हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि एसिडिक पीएच पर करेंगे तो आपको एक वीक एसिड मिलेगा जिसका नाम होता है NH3 ग्रुप। तो H3N ग्रुप जो होगा एक वीक एसिड में चेंज होता है और इस पर पॉजिटिव होता है, इसलिए एसिडिक में ये। और बेसिक में नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है कि जो एसिड ग्रुप होता है उसमें हो जाता है COO माइनस हो जाता है, ये वीक बेस होता है, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से अगर हम हीट में बदलाव करें, पीएच में बदलाव करें तो निश्चित रूप से ही प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये बदलाव दिखता है। जहां तक रहा कि अलग अलग रीएजेंट्स या सॉल्वेंट्स का उपयोग करना, तो निश्चित रूप से वो सभी सॉल्वेंट्स भी जो होते हैं वह प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बदलाव लाता है। इस पर एक एनफिन्सेस नाम के साइंटिस्ट थे, एनफिन्सेन। ये 1950s में इन्होंने काफी वर्क किया था प्रोटीन के डिनेचुरेशन पर। इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने बताया कि राइबो न्यूक्लियस को रीनेचुरेशन किया जाए तो क्या होगा, कैसे ये काम दिखेगा। इन्होंने राइबो न्यूक्लियस रीनेचुरेशन पर काम किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रीएजेंट यूज किया। उस रीएजेंट का नाम था यूरिया एंड मेरकैप्टो
इथेनॉल, मेरकैप्टो इथेनॉल, इन दोनों के सॉल्यूशन को मिलाकर उन्होंने ट्रीट किया था प्रोटीन पर। अब क्या था कि जो राइबोन्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहा होगा, वो भी एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना रहे, और इसमें बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद थे, ठीक है, बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें मौजूद थे, जैसे कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, सब अलग अलग स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स पर था ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ये सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड है। यहाँ पर हम अगर इसको लिखें तो लिख सकते हैं एस 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 एस, डॉलर मत समझिएगा, एस 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 एस, ये सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड। और अमीनो एसिड्स की भी जो नंबरिंग थी वह भी नंबरिंग फिक्स था। जो पहला शुरू है वह जो वहां पर है वो 50, 84 एंड 26 के बीच में है। ये 26 पोजीशन का अमीनो एसिड है, और सब जानते हैं कि सिस्टाइन यहाँ पर है, ओके, और ये जो है वो 84 नंबर का अमीनो एसिड है। आपके स्टडी मटेरियल और बुक में भी यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा माथा पीछे नहीं करूँगा। इन पर जब इन्होंने ट्रीट किया यूरिया मेरकैप्टो इथेनॉल का, इन्होंने क्या देखा कि जो चेन था एकदम ढीला हो गया। चेन क्या हो गया? ढीला हो गया, मतलब चेन जो था वो ढीला हो गया, चेन जो था वो कलर बदल गया, चेन जो था वो खुल गया। उन्होंने कहा कि चेन क्यों खुल गया? चेन इसलिए, जो फोल्डिंग्स था इसलिए इसका खुल गया क्योंकि इसके जो डाइसल्फाइड बॉन्ड थे वो हट गए, ठीक है। जैसे यूरिया और मेरकैप्टो इथेनॉल का यूज किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड खुल गया, और खुलते ही ये जो उसका नेटिव कॉन्फॉर्मेशन था इसका ऑफ राइबोन्यूक्लियस का जो एक अपना प्राकृतिक उनका जो स्ट्रक्चर था, उससे यह डीनेचर्ड कॉन्फॉर्मेशन में आ गया ऑफ न्यूक्लियस। इस प्रकार से इसमें यह घटना देखा गया, और जैसे ही उन्होंने इस रीएजेंट को हटा लिया, removed the reagent, वापस क्या हो गया? वो रीनेचुरेशन। क्या हो गया? वहां पर रीनेचुरेशन ऑब्जर्व किया गया। इसका क्लियर कट था, जब आपने कोई केमिकल का उपयोग किया वहां पर तो सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो खुल गए। आपको ये रिएक्शन भी दिखाएंगे क्यों खुल गया, कैसे खुल गया। लेकिन जैसे ही आपने उस रीएजेंट को वहां से हटाया, उसको मौका दिया कि वो अपने प्राकृतिक स्ट्रक्चर, जिसको नेटिव कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं, उस स्ट्रक्चर में वो पहुंच जाए, उसने समय बिताए, कुछ ही पल में अपने नेटिव कॉन्फॉर्मेशन को अचीव कर लिया। इस प्रकार से उसने यह दिखाया कि प्रोटीन अपने कॉन्फॉर्मेशन में बदलाव करता है अगर उसके चारों तरफ कुछ रीएजेंट जो है वह बदले जाए, कुछ जो हालात जो है वह बदले जाए। अब क्या हुआ होगा? जो एन्फिन्सेन थे उन्होंने जब इस रिएक्शन को करवाया, इस घटना को उन्होंने देखा, तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो सिस्टाइन रेसिड्यू है, जो मर्केप्टो था, तो जो मेरकैप्टो इथेनॉल है उसका स्ट्रक्चर जरा आप देखिए कैसा वो दिखता है। वह इस तरह का दिखता है, HO मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप, CS2 and SH। ये जो है वो किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है मेरकैप्टो इथेनॉल का, ठीक है। अब जो दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, मैं सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता हूं, वह क्या है? मान लो कि 26 और 84 नंबर पर
26वें नंबर पर भी अमाइनो एसिड जो होगा उसका नाम क्या है? सिस्टाइन। ये 26 नंबर पर है। और यह डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया है किसके साथ? जो 84th पोजीशन पर सिस्टाइन है उसके साथ। देखिए 84th पोजीशन पर है। अब क्या होता है कि ये जो मेरकैप्टोइथेनॉल है, यह अपना डोनेट कर देता है किसको? यह हाइड्रोजन डोनेट कर देता है इस सल्फर को। ऐसे दो मॉलिक्यूल अगर हम यूज कर लें, एक हाइड्रोजन उस सल्फर को मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन इस सल्फर को। तो रिजल्ट क्या हो गया कि ये सिस्टाइन जो है वह अपना थायोल ग्रुप लेकर अलग हो जाता है, मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या हो गया? खुल गया। ओके। और रिएजेंट में क्या हो गया कि जो मरकैप्टोइथेनॉल होता है वह जो है वह अपना एक डाइसल्फाइड बॉन्ड अपने इंटरनल सिस्टम में बना लेता है। चूंकि उसने हाइड्रोजन दे दिया, इसका सल्फर, चूंकि दो मॉलिक्यूल होता है, उसका सल्फर आपस में क्या हो गया? जुट गया। इस प्रकार से अगर हम गौर करें तो निश्चित रूप से हमें समझ में आ जाएगा किस प्रकार से इस रिएजेंट ने अपना हाइड्रोजन डोनेट करके जो डाइसल्फाइड बॉन्ड उसको खोल दिया और डीनेचुरेशन को क्रिएट किया। लेकिन वहीं पर अगर वापस इस रिएजेंट को हम लोग वापस कर लें, मतलब कि इसको वापस अपने इस रूप में ले आए, ओरिजिनल रूप में, ये दो हाइड्रोजन यहां से ले लेगा और वापस ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो केमिकल रिएक्शन का इफेक्ट है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए, उसको लोगों ने काफी करीब से देखा और आज भी इस पर काफी स्टडी होता है। और हम सब खुद गवाह हैं कि गर्मी ठंडी का किस प्रकार से हम लोगों पर असर होता है, बरसात का किस प्रकार से असर होता है ना। अब देखिए मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी छींक बुखार आना शुरू होता है। यह सब बहुत सा ज्यादा जो परेशानियां होती है तो सिर्फ फोल्डिंग के गड़बड़ी के कारण ये काम होता है। अब एक टर्म यहां आता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड फोल्डिंग। पॉलीपेप्टाइड फोल्डिंग। अब यहीं पर ये टर्म जो आ गया पॉलीपेप्टाइड फोल्डिंग, इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहला तो मेरे मन में सवाल आता है कि व्हाई डज प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड फोल्ड? सबसे पहला सवाल, एक पॉलीपेप्टाइड क्यों फोल्ड करता है? इसका आंसर होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा मोलिकुलर बॉन्डिंग्स। इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग्स के कारण ये होता है, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, इनके कारण इसमें फोल्डिंग दिखता है। तो पहला क्वेश्चन का सवाल हमको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे मन में उठता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, what is the importance of these folds? इन फोल्ड्स का क्या इंपॉर्टेंट है? तो आंसर हमारा होता है और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेसिफिसिटी। कि अगर हम उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के विशेषता को देखना चाहेंगे तो उसके लिए फोल्ड होना जरूरी है, क्योंकि मिसफोल्ड हो जाएगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। एक अगला क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया हमारे लिए, frequently asked question, what happen if folds become misfolded? क्या होगा अगर फोल्ड जो है वो मिसफोल्ड हो जाए? हम लोग क्या बोलते हैं? वेरियस डिफेक्ट्स टेक प्लेस अगर, ठीक है ना, may lead to disease and
सिंड्रोम्स। मतलब कि अगर मिसफोल्ड हो गया तो बहुत तरह की बीमारियां और घातक बीमारियां और सिंड्रोम्स जो है वो हो सकती हैं अगर फोल्डिंग्स को हम लोग देखें, ठीक है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोल्डिंग? कौन से फैक्टर्स हैं? अभी जस्ट पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर, पीएच एंड द रिएजेंट्स। ये सभी इसके वैसे फैक्टर्स हैं जो होते हैं, ठीक है। अब है जो जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन डज अ फोल्ड स्टेबलाइज। जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, एक फोल्ड कब स्टेबलाइज करता है? आंसर क्या होता है कि व्हेन इट अचीव native or stable conformation with lowest free energy। अगर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन हो या नेटिव कॉन्फॉर्मेशन हो और लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहे तो निश्चित रूप से वह जो है वह स्टेबल है। ये जो कुछ सवाल जवाब अभी यहाँ पर हुआ कि व्हाई डज क्यों पॉलीपेप्टाइड को फोल्ड करना चाहिए, उनके आकार और उनके कार्य हेतु, फोल्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, तो उनके व्हाट हैपन अगर फोल्ड गड़बड़ हो जाए तो बीमारियां, है ना, कौन से फैक्टर फोल्ड को अफेक्ट करते हैं पढ़ चुके हैं। कब फोल्ड स्टेबल कब फोल्ड होगा, उसको हम लोग कहते हैं कि जब वह सबसे अपने नेटिव कॉन्फॉर्मेशन में हो और लोएस्ट एनर्जी स्टेट में हो, तो फोल्ड को हम लोग कहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब अगला एक सवाल आता है कि फोल्ड को अनफोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। कैन वी अनफोल्ड प्रोटीन? हमारा आंसर होता है यस 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 यस, ऑफ कोर्स वी कैन, यस वी कैन by applying factors like temperature, pH, reagents, इन सबको यूज करने से हम इसको अनफोल्ड कर सकते हैं, किसी भी प्रोटीन को फोल्डिंग को हम चेंज कर सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आता है, कैन an unfolded protein refold in native state? क्या वो पूरा अपने ओरिजिनल पोजीशन को अचीव कर सकता है? फिर यहां आता है यस, हाँ ये काम हो सकता है। इट undergoes annealing annealing में क्या होता है? annealing जो होता है वो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, ठीक है। एंड देन native फोल्डिंग। हाँ ये डीएनए की तरह ही है, पहले वो एनील करता है और तब वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है। इसको कैसे समझाते हैं कि हम एक बॉल को लेते हैं, दिस इज अ बॉल, और उस बॉल को तेजी से ऊपर फेंक देते हैं। अभी तक बॉल धरती पर था, अभी तक बॉल धरती पर लेटा हुआ था, आराम से स्टेबल कंडीशन में था। जैसे इस बॉल को हमने ऊपर आसमान में उछाल दिया, जैसे उस बॉल को हमने ऊपर आसमान में उछाल दिया, अब ये बॉल क्या करता है, कई बार ऊपर नीचे जंप करता है, जंप करते 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 लुढ़कते पुढ़कते अंत में एक जगह आकर वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, एक जगह आकर स्टेबल हो जाता है। तो जब एक बॉल जो था पहले किस फेज में था, पहले था स्टेबल नेटिव कॉन्फॉर्मेशन,
जब हमने उसको ऊपर फेंका तो क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में, किस स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद जो है वह किस स्टेज में आया, एनीलिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉल्टेन स्टेट, मॉल्टेन फेज। और लास्ट में क्या हो गया, ये फिर से स्टेबल स्टेट में आ गया। इसका मतलब जो रीनैचुरेशन है, फिर से स्टेबलाइज होने के प्रोसेस में उसको एक मॉल्टेन स्टेज में से गुजरना पड़ता है। और ये जो मॉल्टेन स्टेज है, जो कि यहां से लेकर यहां तक है, ये मॉल्टेन स्टेज यही है। इस मॉल्टेन स्टेज में जो घटना होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वह क्या होता है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड में हम लोग कहते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, परम्यूटेशन combination of various types of bondings कई प्रकार के बॉन्डिंग्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, combination of various types of bonding and finally the native state is obtained। और अंत में यह नेटिव स्टेट में ऑब्टेन होता है। तो कैसे होता है ये एक स्टेट में आया, वहां पर अटका, फिर वहां से अनस्टेबल हुआ, फिर खुला, फिर देख रहे हैं मॉडर्न स्टेज, देख रहे हैं ना, इस प्रकार से उठाव चढ़ाव है। यहां जो आप देख रहे हैं, तो इसमें ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। यहाँ एक्साइटेड एनर्जी है, जबकि यहां पर क्या है, यहां पर लोएस्ट फ्री एनर्जी है। जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें तो हाईएस्ट अमाउंट में फ्री एनर्जी है, यहां पर क्या है, हाईएस्ट फ्री एनर्जी है, ये हाईएस्ट फ्री एनर्जी है। और जब वो स्टेबलाइज करता है तो लोएस्ट फ्री एनर्जी में आता है। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब लोग बताते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से होता है ना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस लोगों ने क्या लिखा यहाँ पर, इसको लोगों ने लिखा नेटिव स्ट्रक्चर, और इस जगह को लिखा लोगों ने, ये जो है वो है फ्री एनर्जी। ओके, और उसके बाद जब ग्राफ बना तो ग्राफ लोगों ने इस तरह से दिखाया, यहाँ से चला, ये ऐसे मॉल्टेन स्टेज जर्किंग करते हुए अंत में यहाँ पर चला। ठीक है, अगर दोनों साइड ग्राफ बना दीजिएगा तो इस तरह से जर्किंग करते हुए, दिस इज द नेटिव स्टेज। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज मॉल्टेन स्टेज। और यह जो है इसका हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पर ये स्टेट है, यहाँ पर ये स्टेट है, ये स्टेट। इस प्रकार से जब भी आप देखेंगे कि आप कोई फैक्टर देते हैं, मान लो कि आपने एक टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर दिया, ये खुल गया, ये हाई स्टेट में आ गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मान लो कि हम 5 मिनट तक 37 डिग्री टेम्परेचर दें, 5 मिनट 37 डिग्री टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, तो रिजल्ट क्या होगा, ये वापस से रीनेचुरेशन करता है। अगर इसमें मिसफोल्ड हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो खराब होता है, और उस कंडीशंस में क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वह पाई जाती है।